हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हमने कल जो मेनूवर स्टार्ट किए थे तो हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था स्क्वाटिंग तक, कि अगर आप स्क्वाट्स लगाते हैं या फिर आप पैसिव लेग रेज करते हैं तो आपका प्री लोड इंक्रीज होता है, और उस प्री लोड इंक्रीज होने की वजह से आपके सारे के सारे जो मरमर्स हैं उनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, सिवाय दो मरमर्स के। उनका नाम क्या था? एक का नाम था एमवीपी, जिसको मिट्रल वेल प्रोलैप्स कहते हैं, और दूसरे का नाम क्या था? हाइपरट्रॉफिक कार्डिक मायोपैथी। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हम जो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज हैंड ग्रिप। देखें, जो आपकी हैंड ग्रिप है, इसमें इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होगा या जो भी बंदा हम चेक कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे कि आप अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर दें। तो जब वो मुट्ठी जोर से बंद करेगा तो आप सबको पता है कि हमारी जो आर्टरीज होंगी वो क्या होंगी? कंप्रेस होंगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जब आप क्या करते हैं, हैंड ग्रिप करते हैं, तो आपकी जो आर्टरीज होंगी ये क्या होंगी? दे विल कंप्रेस। ये कंप्रेस करेंगी, और जब ये कंप्रेस करेंगी तो इससे क्या होगा? आपका जो आफ्टर लोड है, ठीक है, आपका जो आफ्टर लोड है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी आप हैंड ग्रिप करेंगे तो आपका आफ्टर लोड ज्यादा हो जाएगा, और इस आफ्टर लोड की वजह से आपका जो हार्ट है उसको अब ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए। तो होता यह है कि जब आपका आफ्टर लोड ज्यादा होता है तो आपका जो रिवर्स ब्लड है ना, जो आपका रिवर्स ब्लड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि आपके हार्ट से अब ब्लड बाहर ज्यादा नहीं जाएगा। तो मैंने आपको कल भी ये बात समझाई थी कि फर्ज करें, हम मिसाल देते हैं कि ये आपकी ना एक ब्लड वेसल है, ठीक है, और इसके अंदर ये एक वेल्व है जो क्या हो चुका है? जो डिफेक्टिव है। तो अगर इससे, इस ब्लड वेसल से, या इस ये जो डिफेक्टिव वेल है, अगर इससे ज्यादा ब्लड पास करेगा तो हमें ज्यादा इंटेंसिटी का मरमर सुनाई देगा। और अगर इससे हम हमारा जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो अगर इससे जो ब्लड फ्लो होगा वो कम होगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मरमर होगा उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है? उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल हमने पढ़ा था स्क्वाटिंग और पैसिव लेग रेस। उसमें क्या होता है कि आपका प्री लोड ज्यादा होने की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो ज्यादा होता है। बट जो हैंड ग्रिप है इसके अंदर चूंकि आपकी आर्टरीज कंप्रेस होती हैं, और इन आर्टरीज कंप्रेस होने से जो आपका आफ्टर लोड होगा वो ज्यादा होगा। जब आफ्टर लोड ज्यादा होगा तो आपका जो रिवर्स ब्लड है, जो आपका डिफेक्टिव वेल्व है, उससे ब्लड पास नहीं करेगा। जब उससे ब्लड पास नहीं करेगा तो आपके मरमर्स की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि जब हम हैंड ग्रिप वाला मैनूवर करते हैं तो हमारा जो आफ्टर लोड है वो ज्यादा हो जाता है। अब इस आफ्टर लोड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो मरमर्स होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे एक लाइन लिखें ताकि आपको ये समझ आ सके कि ऑल मरमर्स, ठीक है, सारे के सारे जो मरमर्स होंगे, ऑल मरमर्स विल गेट, ठीक है, और मरमर्स विल गेट, मतलब कि जो आपके मरमर्स होंगे उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादातर जो आपके मरमर्स होंगे उनकी उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आप ना इसमें इस तरह लिखें कि ऑल मरमर्स इंटेंसिटी, ठीक है, ऑल मरमर इंटेंसिटी विल डिक्रीज, मतलब सारे के सारे जो मरमर्स होंगे उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, एक्सेप्ट टू, ठीक है, जो आपके दो होंगे वो हमेशा से एक्सेप्शन होती हैं। तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो आपका एओटिक स्टिनोसिस होगी, एओटिक स्टिनोसिस के अंदर, और आपका जो दूसरे नंबर पे आता है दैट इज योर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो इन दो मरमर्स के अलावा बाकी जितने भी मरमर्स होंगे उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखें, जब आप हैंड ग्रिप करते हैं तो आपकी आर्टरीज कंप्रेस होती हैं, आपका आफ्टर लोड कम होता है। जब आफ्टर लोड कम होगा तो उससे क्या होगा? आपके सारे के सारे जो मरमर्स होंगे उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, सिवाय दो मरमर्स के। एक का नाम क्या है? एओटिक स्टेनोसिस, और दूसरे का नाम क्या है? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब जो हमारा अगला मेनूवर है दैट इज इंस्पायरेशन, दैट इज इंस्पायरेशन। तो मैंने कल की क्लास के अंदर भी आपको एक निमोनिक लिखवाया था जिसको हमने याद किया था राइल से, दैट इज कॉल्ड राइल। ठीक है, तो मैंने इसको हम इसी के ऊपर अप्लाई भी करते हैं। देखें, हमने कल एक निमोनिक याद किया था, उसका नाम क्या था? राइल। जो राइल होता है, आर से क्या था? शाबाश। तो आर से हमने बात की थी कि हमारे जो राइट साइडेड मर्मर्स होते हैं ना, जो हमारे राइट साइडेड मर्मर्स हैं, ये हमें आई से, मतलब कि इंस्पायरेशन पे ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाई देते हैं, इंस्पायरेशन पे ज्यादा लाउड सुनाई देते हैं। और अगर हम बात करें लेफ्ट साइडेड मर्मर, तो हमारे जो लेफ्ट साइडेड मर्मर्स होते हैं ये हमें एक्सपायरेशन पे ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाई देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो आपका राइट साइडेड मर्मर है ये इंस्पायरेशन पे अच्छे तरीके से सुनाई देते हैं, और जो लेफ्ट साइडेड मर्मर्स होते हैं दे आर मोर लाउडर ऑन द एक्सपायरेशन। ठीक है, यही आपने इसके अंदर याद रखना है। इस निमोनिक का नाम क्या है? राइल है। ठीक है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम इसको ना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखें, मैंने कल आपको समझाया था, अगर हम इन सारी पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहले हमने कहा था कि जब भी हम
स्टैंडिंग वल्सल्वा करते हैं। देखिए, जब भी आप अपना नाक बंद करके अपने मुँह से हवा बाहर निकालेंगे, तो स्टैंडिंग वल्सल्वा में क्या होता है कि हमारा जो थोरैसिक प्रेशर होता है ना, वो ज़्यादा होता है और थोरैसिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो वेन्स होती हैं, वो कंप्रेस होती हैं और हमारा जो प्रीलोड होता है, वो कम हो जाता है। तो स्टैंडिंग वल्सल्वा के अंदर हमने कल पढ़ा था कि हमारा प्रीलोड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब प्रीलोड कम होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो मरमर्स होते हैं, उनकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है? कम, क्योंकि कम ब्लड फ्लो करेगा, सीधी-सी बात है। उसके बाद हमने अगला पॉइंट ये पढ़ा था कि यार जब भी हम पैसिव लेग रेज़ करते हैं, मतलब कि हम जो पेशेंट होगा हम उसकी अगर लेग को रेज़ करते हैं, तो उसके हार्ट की तरफ ज़्यादा ब्लड आएगा या फिर जो पेशेंट है वो क्या करेगा, वो स्क्वैट्स लगाएगा, स्क्वाटिंग की पोज़ीशन में जाएगा, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी उसका जो प्रीलोड है वो ज़्यादा होता है। अब प्रीलोड ज़्यादा होने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो हार्ट है, उसकी तरफ ज़्यादा ब्लड आ रहा है। अब चूँकि हार्ट की तरफ ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो मरमर्स होंगे, उनकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हमने अभी हमने बात डिस्कस की है कि जब भी हम हैंड ग्रिप करते हैं, देखिए जो हैंड ग्रिप है, इसमें हम अपनी आर्टरीज़ को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो जब भी हमारी आर्टरीज़ कंप्रेस होंगी, तो उससे क्या होगा, आफ्टर लोड ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारे हार्ट को ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो चूँकि आफ्टर लोड ज़्यादा हो गया है, तो इससे भी क्या होगा, जो आपके मरमर्स की इंटेंसिटी होगी, ये भी क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, ठीक है? लेकिन एक्सेप्शंस आर आल्सो और ऑलवेज़ देयर, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला है, वो तो बहुत ही आसान है, उसमें आपने जस्ट एक निमोनिक याद रखना है, दैट इज़ राइल। जो आपके राइट साइडेड मरमर्स होते हैं, जो राइट हार्ट के मरमर्स होते हैं, वो आपको इंस्पायरेशन पे लाउड सुनाई देते हैं और जो लेफ्ट साइड के मरमर्स होते हैं, वो आपको एक्सपायरेशन पे ज़्यादा लाउड सुनाई देते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपके कौन से मैनूवर करने से जो मरमर्स होंगे, वो लाउड या फिर उनकी जो इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है, ठीक है? तो अब हम ना प्रॉपर एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है, दैट इज़ द मरमर्स, ठीक है? दैट इज़ अबाउट मरमर्स कि जो मरमर्स हैं वो कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग देंगे। अब ये टॉपिक ये वो वाला टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। बट मैंने आपकी थोड़ी-सी बेस इसलिए बनाई थी ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है? तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला मरमर आपकी बुक ने दिया हुआ है ना, उसका नाम क्या है? दैट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक मरमर्स। ये कौन से मरमर्स हैं? दीज़ आर सिस्टोलिक मरमर्स। और कल की क्लास के अंदर मैंने आपको ये बात लिखवाई भी थी कि जो सिस्टोलिक मरमर्स होते हैं, ये हमें कहाँ पे सुनाई देंगे? तो आपने याद रखना है, दीज़ मरमर्स आर हर्ड इन बिटवीन किसके? जो सिस्टोल होता है और सिस्टोल कौन-सा होता है? बिटवीन S1 एंड S2। जो S1 और S2 साउंड होगा, उसके दरमियान जो हमें मरमर सुनाई देता है, दैट इज़ योर सिस्टोलिक मरमर। वो क्या होगा? सिस्टोलिक मरमर होगा। फिर आपने याद रखना है कि जो सिस्टोलिक मरमर है ना, इसमें जो हमारे पास सबसे पहला मरमर है, इट इज़ कॉल्ड, शाबाश, ये कौन-सा है? ये आपका मतलब कि इसमें कौन-सा आता है? तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सिस्टोलिक मरमर है। ये हमें S1 और S2 के दरमियान सुनाई देगा और इसमें जो सबसे पहला मरमर आपकी बुक ने लिखा हुआ है, दैट इज़ योर क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर, ठीक है? तो आई होप कि अब आपको इसकी टर्म के इस समझने में मसला नहीं आ रहा। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि जो आपकी S1 साउंड होती है, फ़र्ज़ करें ये S1 साउंड है और फ़र्ज़ करें कि ये आपकी S2 साउंड है। तो हमने कहा था कि ऐसा मरमर जिसकी इंटेंसिटी पहले क्या होगी, जिसकी इंटेंसिटी पहले इंक्रीज़ होगी, बाद में डिक्रीज़ होगी, तो उस मरमर को हम क्या कहते हैं? क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर। तो ऐसा मरमर जिसकी इंटेंसिटी पहले कम होगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा होती जाएगी और फिर ज़्यादा से फिर वो कम की तरफ आती जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपने कभी भी नहीं भूलना, वो ये है कि जो पहला मरमर आपको सुनाई देता है, दैट इज़ क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर। इसको हम इजेक्शन मरमर भी कहते हैं। लाउडेस्ट एट, ये मतलब ये जो मरमर होता है, ये आपका लाउडेस्ट कहाँ पे होगा? तो दैट इज़ द बेस ऑफ हार्ट, ठीक है? हमारा जो बेस ऑफ हार्ट है, ये मिट्रल जो एरिया होता है, उसका ये क्या है? उसके अंदर ही हमें लाउडेस्ट सुनाई देता है। उसके अलावा आपने इसके अंदर एक और बात ये याद रखनी है कि ये जो मरमर होता है ना, दिस मरमर विल रेडिएट। ये मरमर क्या करता है? रेडिएट करता है हमारे किसकी तरफ? इट रेडिएट टू द कैरोटिड्स, ठीक है? ये हमारी कैरोटिड आर्टरीज की तरफ क्या करता है? रेडिएट करता है। उसके अलावा आपने इसके अंदर एक और पॉइंट ये याद रखना है कि जो आपका क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो मरमर है, ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है, ठीक है? ये क्या होता है? इट इज़ मोस्टली प्रेज़ेंट इन द ओल्ड एज। तो आपने इसमें सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि इट इज़ मोस्टली प्रेज़ेंट इन ओल्ड एज। उसके अलावा इसमें आपने एक और बात ये याद रखनी है कि अगर ये यंग पेशेंट के अंदर होगा, तो इसमें क्या होगा? बाइकस्पेड जो एओर्टिक वाल्व है, वो इसकी मोस्ट कॉमन वजह होगी। देखिए, ज़्यादातर ये मरमर्स किसके अंदर होता है? ओल्ड एज के अंदर। बट अगर हम बात करें कि अगर ये मरमर आपको यंग पेशेंट के अंदर मिलता है, तो यंग पेशेंट में जो मसला होता है, दैट इज़
बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। अब इसको हम जरा समझते हैं कि ये बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व का क्या मतलब है। देखिए, आप सबको पता होगा कि जो एओर्टिक वाल्व है ना, अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो जो एओर्टिक वाल्व होता है ये एक ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसके अंदर 3 कस्प्स होती हैं। बट फिर आप कहते हैं कि ये बाइकस्पिड कहाँ से आ गया है? तो आपने याद रखना है, ऐसा बंदा जिसको टर्नर सिंड्रोम होता है ना, तो टर्नर सिंड्रोम में जो एओर्टा होता है वो क्या मिलता है हमें? बाइकस्पिड मिलता है। तो जब बाइकस्पिड एओर्टा होगा, अगर 3 की बजाय 2 कस्प्स होंगी तो उसके ऊपर क्या हो सकती है? उसके ऊपर हमें कैल्सिफिकेशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर देखना है कि अगर तो ये यंग पेशेंट के अंदर होता है तो फिर ये बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होगा, जो हमें टर्नर सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। और उसके अलावा बस इसमें और यही मेन मेन बातें हैं। उसके अलावा हाँ, इसमें आपने याद रखना है एक निमोनिक है जिसको हम कहते हैं सैड। ठीक है, इट इज मतलब इसको हम याद करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सैड। सैड से क्या होता है कि इसमें हम जो पेशेंट होगा उसको सिंकोपी हो सकती है। उसके अलावा उसमें और क्या हो सकता है? एंजाइना हो सकता है। उसके अलावा इसमें जो पेशेंट होगा उसको डिस्निया होगा। ठीक है, तो सिंकोप, एंजाइना और डिस्निया, ये 3 चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा मरमर था। देखिए, हमने कहा कि जो आपका सिस्टोलिक मरमर है इसमें सबसे पहले आता है क्रिशेंडो डी क्रिशेंडो मरमर। ये आपका S1 और S2 के दरमियान सुनाई देगा। इसकी साउंड इंटेंसिटी पहले इंक्रीज होगी, बाद में डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद ये जो आपका मरमर होता है, दिस मरमर इज लाउडेस्ट एट द बेस ऑफ हार्ट। ये आपकी बेस ऑफ हार्ट पे लाउडेस्ट होता है और इसका जो मरमर होता है ये आपका कैरोटिड की तरफ रेडिएट करता है। ये आपको ज्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलते हैं। अगर आपको यंग मेल में मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एओर्टा है ये बाइकस्पिड एओर्टा है। ठीक है, उसके अलावा इसकी कैल्सिफिकेशन हो सकती है। अगर आपको यंगर पेशेंट में मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि बाइकस्पिड एओर्टिक इज द मोस्ट कॉमन कॉज। उसके बाद इसको आपने याद रखना है बाय द हेल्प ऑफ 3 थिंग्स। इसमें हमें सिंकोप हो सकता है, एंजाइना हो सकता है और डिस्निया हो सकता है। ठीक है, ये इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें ना हमें सॉफ्ट S2 प्लस इजेक्शन क्लिक मिलती है। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलता है? सॉफ्ट S2 और इजेक्शन क्लिक हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो हमारा अगला मरमर है उसमें उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। देखें, जो अगला मरमर है उसका नाम है मिट्रल। ठीक है, मिट्रल या फिर ट्राइकस्पिड। मतलब कि अगर कोई पेशेंट है ना और उसको मिट्रल रीगर्जिटेशन है या ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन है तो उसके अंदर हमें जो मरमर सुनाई देता है उस मरमर को हम क्या कहेंगे? तो दैट मरमर इज कॉल्ड होलो सिस्टोलिक मरमर। पहला एमसीक्यूज तो आपने याद रखना है कि जो आपका मिट्रल रीगर्जिटेशन या जो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन है इसके अंदर आपको कौन सा मरमर सुनाई देता है? तो दैट इज योर होलो सिस्टोलिक मरमर। उसका नाम क्या होगा? होलो सिस्टोलिक मरमर। जो आपका होलो सिस्टोलिक मरमर है ये ऐसा मरमर है जो आपको मिट्रल और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन के अंदर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप मार्क कर लें। उसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें आपने याद रखना है, देखिए, आपका जो अगर तो पेशेंट मिट्रल रीगर्जिटेशन का है तो जाहिर ही बात है कि आपको जो मरमर सुनाई देगा वो लाउडेस्ट होगा कहाँ पे? हमारे एपेक्स पे। तो अगर आपका मिट्रल रीगर्जिटेशन का पेशेंट है तो इट विल बी लाउडेस्ट एट द एपेक्स। वो आपके एपेक्स वाले जो आपकी 5th इंटरकोस्टल स्पेस होती है वहां पे आपका क्या होगा? लाउडेस्ट होगा, क्योंकि मसला मिट्रल वैल्व के अंदर है। बट हाँ, अगर आपको मिट्रल रीगर्जिटेशन का मरमर है एपेक्स पे तो वो लाउड होगा ही होगा, बट वो रेडिएट करेगा। किसकी तरफ रेडिएट करेगा? दैट मरमर विल रेडिएट टू द एक्सिला। वो आपके एक्सिला की तरफ रेडिएट करेगा। बट अगर हम बात करें ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की, तो आप सबको पता है कि जो हमारा ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है ये इसकी मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व का जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है इसका अस्कल्टेशन पॉइंट कौन सा है? तो आप सबको पता है दैट इज आवर 4th इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये जो आपका होगा ये आपका 4th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, जो हमारी 4th इंटरकोस्टल स्पेस की लेफ्ट साइड है ना, ये वहां पे लोडेस्ट होगा, वहां पे क्या होगा? लोडेस्ट होगा। ठीक है, तो बस इनमें लोकेशन का फर्क होता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ना कि रीगर्जिटेशन के अंदर हमें कौन सा मरमर मिलता है तो आपने कहना है दैट इज होलोसिस्टोलिक मरमर। अभी हम पढ़ते हैं वो क्या होता है। फिर आप कहते हैं कि अच्छा हम मिट्रल और ट्राइकस्पिड को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो मिट्रल होगा वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे लाउडेस्ट होगा और जो ट्राइकस्पिड होगा वो आपको 4th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लाउडेस्ट मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रा इस तरह हम करेंगे कि फर्ज करें ये आपका S1 साउंड है और फर्ज करें कि दिस इज योर S2 साउंड। तो इनके दरमियान S1 और S2 के दरमियान अगर हमें कोई मरमर मिलता है तो उसका नाम क्या होगा? सिस्टोलिक मरमर। तो ये जो होलोसिस्टोलिक मरमर है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मरमर होगा ना इसकी इंटेंसिटी सेम रहती है। तो यहाँ पे हम इसकी इंटेंसिटी बनाते देखें, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो थ्रो आउट द लेंथ, मतलब कि जितना ज्यादा सिस्टोल होगा उसकी लेंथ के हिसाब से ये क्या रहेगी? ये इक्वल रहेगी। तो अगर कोई मरमर जिसकी इंटेंसिटी सेम रहती है थ्रो आउट द लेंथ दैट इज कॉल्ड मिट्रल, उसको हम होलोसिस्टोलिक मरमर कहते हैं और ये आपको मिट्रल या फिर ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। उसके बाद अब ना आपकी बुक ने लिखा हुआ है
कि आपके अंदर जो मिट्रल रीगर्जिटेशन है, ठीक है? जो मिट्रल रीगर्जिटेशन है, इसकी क्लिनिकल एसोसिएशन क्या हो सकती है? तो उसने लिखा हुआ है कि जो आपकी मिट्रल रीगर्जिटेशन है, ये ज़्यादातर आपको क्यों मिलती है? तो इट इज़ मोस्टली ड्यू टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज, ठीक है? ज्यादातर आपको इस्कीमिक हार्ट डिजीज की वजह से मिल सकती है। फॉर एग्जांपल पोस्ट एमआई, मतलब कि एक बंदा है उसको हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक के बाद उसको ये मसला हो सकता है। उसके अलावा उस इसमें और क्या हो सकता है? मिट्रल वेल प्रोलैप्स हो सकता है। उसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन, देखिए जब भी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट करेगा ना, तो आपका जो मिट्रल वेल्व होगा वो लीक हो जाएगा। मतलब जाहिर बात है, उसके जो कस्प्स होंगे वो थोड़े से एक्सपैंड करेंगे, तो उसमें क्या होगा? उसके अंदर रीगर्जिटेशन आ जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें आपके ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन की, तो जो आपका ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन है, ये आपने याद रखना है कि इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? इसकी एसोसिएशन है राइट वेंट्रिकल डायलाटेशन में। मतलब कि जो आपका राइट वेंट्रिकल होगा वो इसके अंदर क्या करेगा? डायलेट करेगा। उसके अलावा इसमें आपका या तो मिट्रल रीगर्जिटेशन या ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन हो सकती है। इसमें मतलब या तो मिट्रल और जो ट्राइकस्पिड है वो दोनों हो सकती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर, ठीक है? तो ये आपने एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर याद रखना है। बट मैं आपको एक ना हिंट बताता हूँ, देखिए आपने ना एक निमोनिक याद रखना है, दैट निमोनिक इज कॉल्ड ट्राई, ठीक है? इसको हम इस तरह लिखते हैं, ट्राई सम ड्रग्स, ठीक है? ट्राई सम ड्रग्स। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आप जो भी ड्रग्स लगाते हैं वो अपनी वेन में लगाते हैं, तो जब भी आपको हिस्ट्री दी जाए ना कि जो पेशेंट है वो आईवी ड्रग अब्यूजर है, जो पेशेंट है वो क्या है? वो आईवी ड्रग अब्यूजर है। इसको हम कहते हैं आईवीडीए, कि बहुत ज्यादा ड्रग्स लगाता है, मतलब कि या नशा वगैरह करता है या फिर उसको बहुत ज्यादा आईवी ड्रग्स लगानी पड़ती हैं। तो अगर जब भी आपको हिस्ट्री दी जाए, हिस्ट्री ऑफ आईवी ड्रग अब्यूजर, तो हिस्ट्री ऑफ आईवी ड्रग अब्यूजर में जो 90% चांसेस होते हैं, मसला आपका किसके अंदर होता है? दैट इज योर ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है? तो इसलिए मैंने लिखा है ट्राई। ट्राई से आपने याद रखना है ट्राइकस्पिड, और ड्रग से याद रखना है ड्रग्स। तो जो भी बंदे आपके आईवी ड्रग अब्यूजर्स होंगे, उनमें जो आपका ट्राइकस्पिड वेल्व होता है ना, इसकी कोई ना कोई पैथोलॉजी होती है। तो जब भी हिस्ट्री दी जाए आपको किसकी? आईवी ड्रग अब्यूजर की, तो आपने उसमें सबसे पहले जो सोचना है दैट इज ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, दैट इज ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज योर मिट्रल वेल प्रोलैप्स। आपका जो मिट्रल वेल प्रोलैप्स है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए जो मिट्रल वेल प्रोलैप्स है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जितने भी मेनूवर्स होते हैं ना, उनमें ये एक्सेप्शन थी, ठीक है? उनमें क्या थी? ये एक्सेप्शन थी। तो आपने ना इसमें एक निमोनिक याद रखना है, मैं आपको निमोनिक भी लिखवाता हूँ, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लें। देखिए आपने याद रखना है कि जो मिट्रल वेल प्रोलैप्स है ना, इसका एमसीक्यूज पिक करने का तरीका ये है कि इसमें ना आपको एक वो कीवर्ड बताएगा। वो कीवर्ड क्या होगा? मिड सिस्टोलिक क्लिक। इसको हम क्या कहते हैं? मिड सिस्टोलिक क्लिक। जब भी आपको मिट्रल वेल प्रोलैप्स का मरमर सुनाई देगा, तो उसके दरमियान में जाके ना आपको एक क्लिक की साउंड आती है, इसको हम कहते हैं मिड सिस्टोलिक क्लिक। तो ये जो मरमर है, इस मरमर को हम कहते हैं लेट क्रीशेंडो। लेट क्रीशेंडो का मतलब क्या है? कि ये थोड़ी सी मतलब कि लेंथ के बाद जाके इंक्रीज होती है इसकी इंटेंसिटी, और इसके अंदर लेट क्रीशेंडो विद मिड सिस्टोलिक क्लिक। जो आपका मिड सिस्टोलिक क्लिक हमें इसमें मिलता है, ठीक है? लेट क्रिशेंडो विद मिड सिस्टोलिक क्लिक। अब इसमें हमने क्या देखना, देखें अगर हम ड्रॉ करें इसको, तो फर्ज करें कि ये आपका S1 साउंड है, ठीक है? और ये आपकी क्या है? S2 साउंड है। अब चूंकि ये लेट क्रिशेंडो है, तो हम ये स्टार्ट यहाँ से नहीं होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले इंटेंसिटी जो कम होगी, फिर इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। मतलब क्रिशेंडो मरमर है ना, तो क्रिशेंडो मरमर की इंटेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन हमने पढ़ा है कि इसके अंदर हमें क्या मिलती है? इसके अंदर हमें लेट क्लिक मिलती है। इसके अंदर क्या मिलती है? मिड सिस्टोलिक क्लिक। इसको क्या कहते हैं? MSC, मिड सिस्टोलिक क्लिक। तो आपने याद रखना है, जितने भी मरमर्स होंगे, अगर किसी भी मरमर के अंदर आपको मिड सिस्टोलिक क्लिक मिलता है, तो आंसर क्या होगा? मिट्रल वेल प्रोलैप्स। तो इसको मैंने इस तरह याद किया हुआ है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक निमोनिक याद रखना है, MP। MP का मतलब क्या है? मिट्रल प्रोलैप्स। तो MP से के आगे आपने लिख देना है MSC। तो आपका जो MP है, इसने क्या किया हुआ है? इसने MSC की हुई है। तो आपका जो MP है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि आपको मिड सिस्टोलिक क्लिक याद रहेगा। तो जिस भी मरमर के अंदर आपको मिड सिस्टोलिक क्लिक मिलता है, द ओनली आंसर इज मिट्रल वेल प्रोलैप्स। बहुत आसान है, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं, और इसका भी एमसीक्यूज कभी कभी पूछा जाता है, दैट इज योर VSD, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, इसका मरमर आपको किस तरह दिखाई देगा, ये हम जरा देखते हैं। देखें इसमें ना जो मरमर होता है ना, वो क्या होता है? दैट इज होलो सिस्टोलिक, ठीक है? वो क्या होता है? होलो सिस्टोलिक होगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। उसके अलावा इसमें जो मरमर होगा, उसकी हार्श साउंड होगी, हार्श साउंड होगी और होलो सिस्टोलिक मरमर होगा।
बट इसमें याद रखना है कि ये जो मरमर होगा, दिस इज लाउडेस्ट, मतलब ये जो मरमर होगा ये क्या होगा, इट विल बी लाउडेस्ट एट, ये कहां पे लाउड होगा, ट्राइकस्पिड एरिया पे, ठीक है। तो हम मैं आप जब हम अस्कल्टेशन करते हैं, देखिए सबसे पहले हम रखते हैं अपनी मिट्रल एरिया पे, जब मिट्रल एरिया पे रखते हैं ना, तो अगर हमें मरमर सुनाई दे और होलोसिस्टोलिक मरमर हो, तो उसको हम कहते हैं कि यार ये ना मिट्रल रीगर्जिटेशन हो सकती है। फिर हम उसको ट्राइकस्पिड एरिया पे लेके आते हैं, और अगर ट्राइकस्पिड एरिया पे भी आपको मिट्रल होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई दे, तो आप कहते हैं कि यार हाँ इसमें ना या मिट्रल हो सकता है या वीएसटी हो सकता है। तो इसमें आपने याद रखना है कि आपकी जो होलोसिस्टोलिक मरमर है, वो आपको या तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर मिलता है या फिर वीएसटी के अंदर मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आप सबको पता भी है कि जो वीएसटी है ये कंजेनाइटल कंडीशन है। ये क्या है, एक कंजेनाइटल कंडीशन है, और इसमें जो आपका उसने लिखा भी हुआ है कि जितना ज्यादा वीएसटी होगा, मतलब कि जितना बड़ा वीएसटी होगा, जितने लार्ज साइज का वीएसटी होगा, जो आपका मरमर होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो आपने आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि लार्जर द वीएसटी लोअर इंटेंसिटी, मतलब कि जितना वीएसटी बड़ा होगा उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। हम इसको समझते हैं, देखें आपने ना याद रखना है, देखें हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारे जो होलोसिस्टोलिक मरमर्स होते हैं ना, होलोसिस्टोलिक मरमर्स वो हमें किस किस डिजीज के अंदर मिलते हैं। देखें हमने पढ़ा कि यार जो होलोसिस्टोलिक मरमर है, या तो हमें मिट्रल रीगर्जिटेशन के अंदर मिल सकता है, या फिर किसके अंदर मिल सकता है, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन के अंदर, या फिर किसके अंदर मिल सकता है, वीएसटी के अंदर। तो आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसका मरमर सुना और आपको होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर तो वो मरमर आपको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई दे रहा है, तो फिर वो क्या होगा, मिटल रिगर्जिटेशन का। अगर वो मरमर आपको, ठीक है, अगर वो मरमर आपको किसमें, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई दे रहा है, तो फिर वो क्या होगा, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का या फिर आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि इट इज ट्राइकस्पिड या फिर वीएसटी। तो जो वीएसटी है, देखें जो वीएसटी है ये एक कॉन्जेनाइटल कंडीशन है, तो वीएसटी का जो मरमर होगा वो आपको किसके अंदर मिलेगा, छोटे बच्चों के अंदर मिलेगा। बट जो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है ये ज्यादातर, हर नॉट ऑलवेज बट ज्यादातर हमें बड़ों के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर होलोसिस्टोलिक मरमर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है तो मिटल रिगर्जिटेशन, अगर होलोसिस्टोलिक मरमर आपका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, और अगर होलोसिस्टोलिक मरमर आपका छोटे बच्चों के अंदर है तो फिर वो वीएसटी हो सकता है, ठीक है। ये आपने इसके अंदर छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। उसके बाद हमने इसको ड्रॉ भी कर लिया, हाँ इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है, देखिए फर्ज करें कि ये आपकी S1 साउंड है, दिस इज योर S2 साउंड। तो S1 और S2 के दरमियान जो आपका एक होता है मरमर, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक मरमर। तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या रहेगी, वो तो सेम रहेगी। तो इट इज अ सिस्टोलिक मरमर। ये क्या है, सिस्टोलिक मरमर है, और होलो सिस्टोलिक मरमर है। ये कॉन्जेनाइटल मरमर होता है, बाय बर्थ होता है, और इसकी इंटेंसिटी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद ये तो आपकी हो गए सारे सिस्टोलिक मरमर। जो सिस्टोलिक मरमर है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। तो आई होप कि आपको आप इस तरह याद भी इसको करेंगे, और जब भी आपका सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकेंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं, और अब हमारे जो अगले मरमर्स हैं उनका नाम क्या है, दीज आर कॉल्ड डायास्टोलिक मरमर्स। इसको हम क्या कहेंगे, डायास्टोलिक डायास्टोलिक मरमर्स। तो आपके जो डायास्टोलिक मरमर्स हैं, सबसे पहले तो हम ये बात देखेंगे कि डायास्टोलिक मरमर्स हमें सुनाई कहां पे देंगे। तो मैंने कल की क्लास में भी आपको समझाया था कि जो डायस्टोलिक मरमर्स हैं दे आर दे मतलब ये हमें कहां पे सुनाई देंगे, तो दे आर बेस्ट हर्ड इन बिटवीन, कहां पे, S2, ठीक है, S2 एंड S1। कल भी मैंने आपको समझाया था कि S2 और S1 के दरमियान गैप ज्यादा होता है, और ये हमें यहां पे सुनाई देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सबसे पहला मरमर दिया हुआ है ना, दैट इज एओर्टिक रीगर्जिटेशन। जो एओर्टिक रीगर्जिटेशन है, जब भी किसी बंदे को एओर्टिक रीगर्जिटेशन होगी, तो उसमें जो हमें मरमर सुनाई देता है, उस मरमर को हम क्या कहते हैं, दैट इज डायस्टोलिक मरमर, और वो अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, देखिए हमने कहा कि फर्ज करें ये आपकी S1 है, ठीक है, और ये S2 है। तो मुझे बताएं क्या ये मरमर हमें S1 और S2 के दरमियान सुनाई देगा, तो इसके दरमियान सुनाई नहीं देगा, कि जो एओर्टिक रीगर्जिटेशन का मरमर होता है ये एक डायस्टोलिक मरमर है, तो इनके दरमियान तो सुनाई नहीं देगा। तो ये किसकी होगा, ये इट विल बी इन बिटवीन द S2 एंड S1, किसके दरमियान, S2 और S1 के दरमियान। फिर हमने कहा कि ये एक अर्ली डायस्टोलिक डी क्रिशेंडो मरमर है। ये क्या है, अर्ली डायस्टोलिक डी क्रिशेंडो मरमर है, मतलब कि इसकी इंटेंसिटी पहले ज्यादा होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऐसा मरमर जिसकी इंटेंसिटी पहले ज्यादा हो बाद में कम होती जाए, उसको हम डी क्रिशेंडो मरमर कहते हैं, ठीक है। तो ये उसने लिखा हुआ है कि इसके मतलब इसमें क्या होगा, सबसे पहले इट इज अर्ली डी क्रिशेंडो मरमर। ये क्या है आपका
अर्ली डी क्रिशेंडो डायास्टोलिक मर्मर है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि जो आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन है ये कौन सा मर्मर है, तो आपने कहना है इट इज अर्ली अर्ली डी क्रिशेंडो मर्मर, ठीक है, और ये डायास्टोलिक मर्मर है। फिर आपने कहना है कि जो आपका ये वाला मर्मर है इट इज बेस्ट हर्ड एट, ठीक है, ये कहाँ पे होगा, इट इज बेस्ट हर्ड एट द बेस, मतलब आपके हार्ट की जो बेस होती है ये वहां पे आपको सुनाई देता है। और इसमें आपने याद रखना है कि जो ये वाला मर्मर होता है ये आपको लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, मतलब आपकी लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर और बेस ऑफ हार्ट पे आपको ये क्या करेगा, सबसे बेस्ट सुनाई देगा, क्योंकि एओर्टा का ना, तो बेस ऑफ द हार्ट और आपके लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे ये आपको बेस्ट सुनाई देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो आपका अर्ली डिक्रिशेंडो मर्मर है ये आपको किन चीजों के अंदर देखने को मिलता है, तो इसमें सबसे पहले आपने एक निमोनिक याद रखना है, दैट इज कॉल्ड बियर। देखें बी से क्या होगा, बी से उसने लिखा हुआ है बाइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व। जो बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व है इसमें आपका जो एओर्टा है वो क्या होगा, बाइकस्पिड होगा, मतलब के क्या होगा, इस पेशेंट को टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व दैट इज टर्नर सिंड्रोम, सिंपल सी बात है। उसके बाद ई से क्या होगा, तो ई से आपने याद रखना है दैट इज एंडोकार्डाइटिस, तो जो एंडोकार्डाइटिस है उसमें हो सकता है। उसके अलावा ए से क्या होगा, तो ए से आपने याद रखना है एओर्टिक रूट डायलेटेशन, एओर्टिक रूट डायलेटेशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जब आपकी जब एओर्टा की रूट डायलेट होगी तो उसके अंदर आपको आपका जो एओर्टिक कस्प्स होते हैं ना वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो आपके अंदर एओर्टिक रूट डायलेटेशन की वजह से एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो जाती है। और उसके अलावा आर से क्या होगा, दैट इज र्यूमेटिक फीवर, ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, र्यूमेटिक फीवर के अंदर भी आपको ये मिल सकता है, ठीक है। तो हमने इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन है ये एक डायस्टोलिक मर्मर है, ये एक डिक्रिशेंडो मर्मर है, इसमें इंटेंसिटी पहले ज्यादा होती है बाद में कम होती जाती है। इसकी अगर हम वजह की बात करें तो इसकी वजह को हमने याद किया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ बियर, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बियर से इसको हमने याद किया है, मतलब कि बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व, एंडोकार्डाइटिस, एओर्टिक रूट डायलेटेशन और र्यूमेटिक फीवर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा इसमें ना हमें क्या मिलता है, हाइपर डायनामिक पल्स एंड हेड बॉबिंग व्हेन स्वेयर एंड क्रॉनिक, मतलब अगर ये स्वेयर और क्रॉनिक होगा तो इसमें हमें हाइपर डायनामिक पल्स मिलती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। बट हाँ इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है, इसमें देखिए जब भी आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है ना तो आपकी जो पल्स प्रेशर होता है वो वाइड हो जाता है, तो जब भी एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगी आपके अंदर वाइड पल्स प्रेशर मिलेगा, क्या मिलेगा, वाइड पल्स प्रेशर मिलेगा। सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं पिस्टल शॉर्ट फिमोरल पल्स, ठीक है, इसमें क्या मिलती है हमें, पिस्टल शॉर्ट फिमोरल पल्स, ठीक है, तो पिस्टल शॉर्ट फिमोरल पल्स हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है, इसमें पल्सेटिंग नेल बेड मिलता है, ठीक है, जो आपका नेल बेड होगा वो पल्सेट हो रहा होगा, हम मतलब उसको फील कर सकते हैं, तो पल्सेटिंग नेल बेड, तो पल्सेटिंग नेल बेड सिर्फ और सिर्फ आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला मर्मर है उसका नाम है मिट्रल स्टीनोसिस, ठीक है, उसका नाम क्या है, मिट्रल स्टीनोसिस। जो आपका मिट्रल स्टीनोसिस का मर्मर होता है ना, देखें जो मिट्रल स्टीनोसिस का मर्मर है इसमें आपका मिट्रल वेल्व क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है, तो जब उससे ब्लड गुजरता है तो आपको एक मर्मर सुनाई देता है, इस मर्मर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिट्रल स्नोटिक मर्मर। अब ये होता किस तरह, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आपकी बुक ने सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि इसमें ना होता है एक ओपनिंग स्नैप होती है, जो मिट्रल स्नोसिस है इसमें आपको एक ओपनिंग स्नैप की साउंड मिलती है, ठीक है, ओपनिंग स्नैप साउंड। उसके अलावा इसमें डिलेड रंबलिंग मिड टू लेट मर्मर, मतलब कि कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें ये आपकी S1 है, ठीक है, और ये S2 है, अब हम चूंकि डायस्टोलिक मर्मर पढ़ रहे हैं तो S1 और S2 के दरमियान तो मर्मर नहीं होगा, जो मर्मर होगा वो हमारा S2 और S1 के दरमियान होगा, तो S2 एंड S1 के दरमियान जो मर्मर होगा इसको हम डायस्टोलिक मर्मर कहेंगे। अब इसमें स्टार्ट कैसे होता है, देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगी, एक ओपनिंग स्नैप बनेगी, मतलब जैसे ही आपका उससे ब्लड गुजरेगा तो एक आपका जो मिट्रल वेल्व वो ओपन होगा और ओपनिंग स्नैप मिलेगी। ओपनिंग स्नैप के बाद हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट रंबलिंग साउंड, हमें इररेगुलर साउंड मिलेगी, तो जो इररेगुलर साउंड होती है ना इस तरह इररेगुलर जो साउंड होगी इसको हम क्या कहते हैं, रंबलिंग। तो इसमें दो चीजें याद रखनी, देखें अगर आपको क्या मिलता है, फॉलोज ओपनिंग स्नैप, कि अगर किसी भी मरमर के अंदर आपको ओपनिंग स्नैप मिलती है और आपको क्या मिलती है, रंबलिंग साउंड, तो रंबलिंग साउंड एंड ओपनिंग स्नैप दीज बोथ विल अकर इन मिट्रल स्टीनोसिस, ये आपको मिट्रल स्टीनोसिस के अंदर मिलेंगी। तो ये आपने बस इसमें इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा एक इसमें सवाल पूछा गया था, ये जो अभी पाकिस्तान का एग्जाम है ना NRE, इसके एक रीसेंट पेपर के अंदर सवाल पूछा गया था
कि जो मिट्रल स्टेनोसिस होती है, अगर हम इसकी सेवेरिटी का अंदाज़ा लगा सकें, मिट्रल स्टेनोसिस की अगर हम सेवेरिटी का अंदाज़ा लगाएँ, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो इसमें ना आपने याद रखना है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज़ इंटरवल, ठीक है? डिक्रीज़ इंटरवल बिटवीन किसके दरमियान? S1, आपकी जो S1 और ओपनिंग स्नैप और S1 के दरमियान जितना कम डिफरेंस होगा ना, जितना कम इंटरवल होगा, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मतलब मिट्रल स्टेनोसिस है वो उतनी ज़्यादा सेवेयर है, ठीक है? ये आपकी बुक की लाइन है देखिए। जो हम मिट्रल स्टेनोसिस की सेवेरिटी का अंदाज़ा किससे लगाते हैं कि आपकी जो S1 साउंड है और जो ओपनिंग स्नैप है, इनके दरमियान कितना डिफरेंस है। इस चीज़ पे हम क्या करते हैं, हम अपने मिट्रल स्टेनोसिस का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितनी सेवेयर है, ठीक है? ये इसमें छोटा-सा पॉइंट है बट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इसमें लेट एंड हाईली स्पेसिफिक सेक्युलाe ऑफ रिमेटिक फीवर, क्रोनिक मिट्रल स्टेनोसिस कैन रिजल्ट इन लेफ्ट एट्रियल डायलेटेशन एंड पल्मोनरी कंजेशन। ये आपने देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें होता क्या है? अब देखिए उसने लिखा हुआ है कि आपको आपको ओपनिंग स्नैप क्यों मिल रही है? व्हाई देयर इज ओपनिंग स्नैप इन द मिट्रल स्टेनोसिस? तो आपने कहना है जो ओपनिंग स्नैप है, इट इज ड्यू टू अब्रप्ट हाल्ट इन द लीफलेट मोशन। ये क्या होता है? देखिए जो आपके लीफलेट हैं, अगर वो अचानक से स्टॉप होंगे, तो अब्रप्ट हाल्ट, उनके अंदर अचानक से एक रुकावट आती है, रेजिस्टेंस आती है, तो अब्रप्ट हॉल्ट इन लीफलेट मोशन, कि आपके जो वेल्व के मतलब है ना लीफलेट हैं, तो उनमें उनके मोशन में अचानक से क्या आता है? हाल्ट आता है। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज ओपनिंग स्नैप, और वो एक साउंड पैदा करता है, उसको ओपनिंग स्नैप कहते हैं, ठीक है? ये आपने बुक से पढ़ने से आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज पीडीए, ठीक है? जो पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में आपके एक ही बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीडीए के अंदर हमें कौन से मरमर सुनाई देते हैं? तो आपने याद रखना है दैट इज कंटिन्यूअस मशीन लाइक मरमर। कौन से? कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर्स हमें सुनाई देंगे। तो कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर्स हमें किस में होंगे? आपके पीडीए के अंदर। अब ये क्या चीज़ है? कंटिन्यूस ऐसा मरमर होता है जो आपको डायस्टोल में भी सुनाई देगा और सिस्टोल में भी सुनाई देगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो फर्ज करें ये आपकी S1 है, ये आपकी S2 है, ठीक है? फिर ये S1 है। तो ऐसा मरमर जो आपको S1 के दरमियान भी सुनाई दे, S2 के दरमियान भी सुनाई दे, तो इस तरह के मरमर्स को हम क्या कहेंगे? पीडीए। इट इज कॉल्ड पीडीए। और ये जो मरमर होता है इसमें क्या होता है? लाउडेस्ट। ये जो मरमर होगा ये आपका S2 पे जाके लाउडेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और इसमें एमसीक्यूज ये याद रखना है। देखिए अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीडीए, जो पीडीए होता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है, इसकी मोस्ट कॉमन वजह बताएं। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीडीए इज योर, शाबाश, क्या होगा? मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीडीए इज कॉन्जेनाइटल रूबेला। कॉन्जेनाइटल रूबेला क्या होता है? अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको बाय बर्थ या उसकी माँ को मसला था रूबेला का, तो आपको पता है जो रूबेला होता है ना, ये इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, ये मदर से बेबी के अंदर आ जाता है। तो अगर किसी छोटे बच्चे को कॉन्जेनाइटल रूबेला का इन्फेक्शन होगा तो इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीडीए। और हमने पढ़ा भी था कि पीडीए को हम क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है? इंडोमेथासिन वगैरह देके, ठीक है? तो ये इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। देखिए इसमें ना आपने याद ये रखना है कि पीडीए के अंदर कौन सा मरमर मिलता है? दैट इज कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर। अगर हम बात करें मिट्रल स्टेनोसिस की तो उसमें ओपनिंग स्नैप मिलती है। लेकिन हमने पीछे पढ़ा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी मिड सिस्टोलिक क्लिक है, मिड सिस्टोलिकली, जिसको MSC कहा था, वो किसके अंदर मिलती है? तो दैट इज मिट्रल वेल प्रोलैप्स, मिट्रल प्रोलैप्स के अंदर मिलती है, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट मरमर्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गई है और मरमर्स आज के बाद आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट मरमर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हाँ, अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती या फिर आप कोई बताना चाहते हैं कि इस तरह हम अपनी क्लासेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट्स करें ताकि हमें पता चले कि किन चीज़ों में कमी है और हम उन चीज़ों को दूर कर सकें और आपके लिए मज़ीद बेहतर तरीके से जो क्लासेस हैं उनको पढ़ा सकें, ठीक है? चलें जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।